तो हेलो दोस्तों। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम उसके आगे के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, द रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड इन अ थ्री फेज एसी मशीन रोटेट्स एट अ स्पीड नोन एज। मतलब जो हमारा रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है आरएमएफ, वो हमारा थ्री फेज एसी मशीन में किस स्पीड में रोटेट करता है, इसके बारे में बताना है। ऑप्शन ए दिया है टॉर्क स्पीड, बी दिया है रोटर स्पीड, सी दिया है सिंक्रोनस स्पीड और डी दिया है स्लिप स्पीड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, सिंक्रोनस स्पीड। जो हमारा आरएमएफ होता है रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, वो हमारा एनएस स्पीड से रोटेट करता है और एनएस की वैल्यू हमारी होती है 120 इंटू एफ बाई पी। एनएस मतलब क्या होता है? सिंक्रोनस स्पीड। सिंक्रोनस स्पीड का मतलब होता है कांस्टेंट स्पीड, मतलब एक कांस्टेंट स्पीड पर ही ये रोटेट करता है, सिंक्रोनस स्पीड। ठीक है, एनएस की वैल्यू ये रहती है। हम इसके बाकी ऑप्शन भी एनालिसिस करते हैं। तो बाकी ऑप्शन जो दिया है ये है रोटर स्पीड। तो रोटर स्पीड क्या होती है? रोटर जिस स्पीड में हमारा घूमता है उसको हम कहते हैं रोटर स्पीड। जैसे हमारी जो इंडक्शन मशीन होती है उसमें जो रोटर होता है, इंडक्शन मशीन में जो हमारा रोटर होता है वो हमेशा हल्का घूमता है, मतलब इससे कम घूमता है। किससे? एनएस से। मतलब इंडक्शन मशीन के केस में सिंक्रोनस स्पीड की वैल्यू ज़्यादा होती है एज अ रोटर स्पीड से। तो रोटर स्पीड की वैल्यू सिंक्रोनस स्पीड से कम होती है इंडक्शन मोटर के केस में, इसलिए इसको असिंक्रोनस मोटर भी कहते हैं। और एनआर का जो फॉर्मूला होता है, एनआर का जो निकालने का फॉर्मूला होता है वो होता है एनआर इज इक्वल टू एनएस, यानी हमारी जो सिंक्रोनस स्पीड है एनएस इंटू 1 माइनस एस। एस क्या है यहाँ पर? स्लिप। ठीक है, एनआर मतलब रोटर स्पीड किसके बराबर होती है? सिंक्रोनस स्पीड इंटू 1 माइनस एस। ये इसका फॉर्मूला हो गया। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। ये दिखा है हमारा स्लिप स्पीड। तो स्लिप स्पीड क्या होती है? देखिए, स्लिप स्पीड होती है हमारी एनएस जो सिंक्रोनस स्पीड है और रोटर स्पीड के बीच के डिफरेंस को बोलते हैं हम स्लिप स्पीड। ठीक है, एनएस माइनस एनआर को हम बोलते हैं स्लिप। और जो टॉर्क स्पीड है, ये टॉर्क स्पीड हमारी कैरेक्टरिस्टिक होते हैं इंडक्शन मशीन की। देखिए, मैं आपको यहाँ पर शो कर देता हूँ इसको। ये हमारी टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। तो ये ऐसे जाती है हमारी। जब हमारी स्टार्टिंग के टाइम स्लिप की वैल्यू 1 होती है और स्पीड क्या होती है? 0 होती है। और ऐसे हमारी स्पीड बढ़ती है, मतलब एन की वैल्यू यहाँ की ओर को बढ़ती है और एस जो स्लिप की वैल्यू है, स्लिप की वैल्यू घटती है, यहाँ को एस की वैल्यू घटती है। ठीक है, ये हमारा टॉर्क वर्सेस स्पीड का कैरेक्टरिस्टिक्स है इंडक्शन मोटर के केस में। ठीक है, बाकी टॉर्क क्या होता है? टॉर्क का फॉर्मूला बताता हूँ आपको। टॉर्क होता है पावर अपॉन ओमेगा। ओमेगा को क्या लिखते हैं हम? ओमेगा को लिखते हैं हम 2 पाई एन एस बाई 60। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन दिया है, 6 पोल 3 फेस इंडक्शन मोटर इज कनेक्टेड टू अ 50 हर्ट्ज सप्लाई। ठीक है, द मोटर रन्स एट 960 आरपीएम अंडर फुल लोड। व्हाट इज द स्लिप ऑफ द मोटर? यहाँ पर मोटर की स्लिप बतानी है, जिसमें हमें आपको पोल की वैल्यू दी है और फ्रीक्वेंसी की वैल्यू दी है और हमें मोटर की स्पीड की वैल्यू दी है। इंडक्शन मोटर हमेशा कहाँ पर चलती है? मैंने आपको बताया इंडक्शन मोटर चलती है एनआर स्पीड पर, जो सिंक्रोनस स्पीड से कम होती है। तो हमें स्लिप की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ स्लिप की वैल्यू कैसे निकालेंगे? सबसे पहले हम सिंक्रोनस स्पीड की वैल्यू निकालेंगे एनएस। सिंक्रोनस स्पीड की वैल्यू क्या हो जाएगी? 120 इंटू एफ। फ्रीक्वेंसी हमें कितनी दी है? 50 हर्ट्ज। ठीक है, फ्रीक्वेंसी दी है हमें 50 हर्ट्ज और पी जो हमारी टोटल नंबर ऑफ पोल है वो 6 है। 6 से ये 6 टू 12 और ये 0 का 0, 5 दूनी 10 और 2 0 जाएंगे, मतलब 1000 आरपीएम। तो सिंक्रोनस स्पीड की वैल्यू आ गई 1000 आरपीएम एनएस की वैल्यू। और ये एनआर की वैल्यू हमें इतनी दी है। तो स्लिप की वैल्यू बतानी है। स्लिप की वैल्यू क्या होती है? यहाँ पर परसेंटेज में लिखा है। तो स्लिप की वैल्यू क्या होगी? एस इज इक्वल टू एन एस सिंक्रोनस स्पीड माइनस रोटर स्पीड एनआर अपॉन सिंक्रोनस स्पीड इंटू 100। परसेंटेज स्लिप का फॉर्मूला ये है। तो हमने फॉर्मूला में वैल्यू रखनी है। यहाँ पर 1000 है, 1000 माइनस 960
अपॉन 1000 इंटू 100। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा 40 अपॉन 40 से 100 में मल्टीप्लाई करते हैं 4000 अपॉन ये नीचे का 1000। यहाँ से 3 जीरो से 3 जीरो कट गए तो आंसर आ गया एस की वैल्यू 4%। ये परसेंटेज में निकालता है 100 से मल्टीप्लाई करके, ये देखिए। तो ये इसका फॉर्मूला है परसेंटेज स्लिप का, ये याद कर लीजिएगा। बाकी देखिए इसको ऐसे निकाल रखा है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन दिया है अ 3 फेज 440 वोल्ट सिंक्रोनस मोटर इज ऑपरेटिंग एट अ लीडिंग पावर फैक्टर। ठीक है, किस में कर रही है, लीडिंग पावर फैक्टर में ऑपरेट कर रही है, 0.8 लीडिंग पावर फैक्टर है। वाइल ड्राइंग लाइन करंट की वैल्यू दे रखी है 20 एम्पियर। तो पूछा है रिएक्टिव पावर ड्रॉन बाय द मोटर, तो मोटर कितनी रिएक्टिव पावर ड्रॉन करेगी। तो हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए रिएक्टिव पावर का क्या होता है। ये 3 फेज है, यहाँ पर 3 फेज दिया है, इसलिए 3 फेज है तो √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, √3 इंटू लाइन वोल्टेज VL इंटू IL लाइन करंट इंटू साइन फाई या साइन थीटा, आप जो लिखना चाहें ये। ठीक है, तो ये होती है हमारी इसकी वैल्यू Q की। ठीक है, यहाँ पर जो हमारे 3 फेज में जो वोल्टेज दी रहती है ये बाय डिफ़ॉल्ट लाइन वोल्टेज दी रहती है। तो ये VL की वैल्यू है हमारी 400 और IL की वैल्यू है हमारी 20 एम्पियर। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, इसके आगे √3 इंटू VL की वैल्यू है 400 और IL की वैल्यू है हमारी 20। अब यहाँ पर हमें साइन फाई की वैल्यू निकालनी है। तो साइन फाई की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो हमें क्या पता है, ये हमारा पावर फैक्टर मतलब कॉस फाई की वैल्यू दी है। कॉस फाई की वैल्यू हमें कितनी दी है 0.8। कॉस फाई 0.8 है तो साइन फाई की वैल्यू निकालनी है। तो फॉर्मूला हमें क्या पता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 आ गई। तो हम यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालते हैं। देखिए साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से 1 माइनस ये 0.8 का स्क्वायर। ठीक है, 0.8 का स्क्वायर कितना होगा 0.64। तो ये हो जाएगा आपका 0.36। अब ये स्क्वायर में है, स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पर रूट आ जाएगा। तो साइन थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी 6 का स्क्वायर 36 होता है तो 0.6। तो साइन थीटा की वैल्यू आ गई 0.6। ये आप याद भी कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत क्वेश्चन में आता है कि साइन की कॉस थीटा की वैल्यू देता है पावर फैक्टर की 0.8, तो हमें साइन थीटा की वैल्यू निकालनी पड़ती है। तो ये याद कर लीजिएगा 0.6 आती है। कैसे है ये मैंने आपको बता दिया है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो इससे हमने साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाली, देन साइन थीटा की वैल्यू निकाली। तो यहाँ पर हमने वैल्यू पुट करी 0.6। ठीक है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ये 8,848 एक जीरो हट जाएगा, 4800 इंटू 1.73 √3 की वैल्यू लिख दी यहाँ पर, मतलब 4800 के दुगने से कम है। 4800 का दुगना करीबन 9,500, उससे कम 9,500 से कम दिखे ये 8.31। ये KVAR में निकाल दी, मतलब इसका 831 करीबन आंसर आ रहा होगा, लेकिन इसने KVAR में निकाली तो 8.31 KVAR। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया B, सही आंसर हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर रिएक्टिव पावर का फॉर्मूला ये है, मैं आपको एक्टिव पावर का फॉर्मूला भी लिख देता हूँ। क्या होता है P, एक्टिव पावर को P लिखते हैं, P इज इक्वल टू √3 इंटू VL IL कॉस फाई या कॉस थीटा, आप जो लेना चाहें ये। तो ये है एक्टिव पावर का और ये है रिएक्टिव पावर का। तो आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन ये रहा, दिया है आ सीरीज सर्किट कंसिस्ट ऑफ 24 वोल्ट बैटरी, एक 24 वोल्ट की बैटरी है, एंड अ 4 ओम रजिस्टर एंड 2 ओम रजिस्टर एंड अमीटर विथ एन इंटरनल रेजिस्टेंस of 0.5 ohm is used to measure the current. What is the reading of the ammeter? ठीक है, तो उसमें अमीटर की रीडिंग पूछी है। एक हमें सीरीज सर्किट दी है, मैं आपको यहाँ पर बना के दिखाता हूँ। एक
यहाँ पर 24 वोल्ट की हमारी बैटरी है। इसके अलावा एक 4 ओम का रेजिस्टेंस लगाया और एक 2 ओम का रेजिस्टेंस भी लगाया, और हमने इसके साथ सीरीज में, क्योंकि सीरीज में ही हमारा अमीटर कनेक्ट होता है, एक अमीटर कनेक्ट कर दिया ये। तो इसकी वैल्यू है 6 ओम, इसकी वैल्यू है 2 ओम, और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है 0.5 ओम। तो ये अमीटर में करंट की वैल्यू बतानी है हमें, मतलब ये सीरीज सर्किट में करंट की वैल्यू बतानी है। ठीक है, अमीटर अगर आइडियल होता तो इसका इंटरनल रेजिस्टेंस होता 0, लेकिन यहाँ पर आइडियल नहीं है, इसलिए इसका इंटरनल रेजिस्टेंस इसे दिया है 0.5। तो हम इसमें वैल्यू निकाल देते हैं। हमें करंट की वैल्यू निकालनी है क्योंकि सीरीज सर्किट है, तो करंट सब में सेम आएगा, I इज इक्वल टू V/R। तो वोल्टेज कितना है हमारा 24 वोल्ट, R की वैल्यू है 6 ओम प्लस 2 ओम, नहीं R की वैल्यू 4 ओम, सॉरी ये 4 है, 4 ओम प्लस 2 ओम प्लस 0.5, 4 प्लस 2 प्लस 0.5 जो हमारा अमीटर का इंटरनल रेजिस्टेंस है 0.5 वो। तो ये कितना आ गया 24 अपॉन 4 और 2 6, और ये आ गया 6.5। तो 6.5 डिवाइडेड बाई 24, 6 चक्को 24, मतलब ये 4 से कम आएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। ये देखिए 4 से कम एक ही ऑप्शन है, वही 3.69 एम्पियर। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, अगला क्वेश्चन दिया है अ AC सर्किट हैज़ अ ट्रू पावर ऑफ 500 वाट एंड एपरेंट पावर ऑफ 625 वोल्ट एम्पियर VA। तो व्हाट इज़ द पावर फैक्टर ऑफ द सर्किट। तो हमें सर्किट के पावर फैक्टर बताना है। तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए फॉर्मूला क्या है इसका। जो हमारा cos phi पावर फैक्टर का फॉर्मूला है, cos phi होता है हमारा एक्टिव पावर अपॉन एपरेंट पावर। ठीक है, एक्टिव पावर की यूनिट होती है हमारी किलोवाट या वाट, और हमारी रिएक्टिव पावर की यूनिट होती है kVAR, किलोवाट एम्पियर kVA या VA। ठीक है, तो हमें इसमें डायरेक्ट दिया है P की वैल्यू, एक्टिव पावर की वैल्यू है 500 वाट और रिएक्टिव पावर की है 625 वाट। तो हमसे पावर फैक्टर पूछा है, तो ये 25 से कट जाएगा, 25 दूनी 50 और 0 का 0, 25 पंचा 625। तो ये कितना आ जाएगा 20/25, 5 से फिर काट देते हैं, 5 चक्को 20, 5 पचा 25, 4/5, 5 का डिवाइड 4 में करेंगे तो 0.8 पंचे 40, 0.8। तो क्या आंसर आ जाएगा इसका सी 0.8 पावर फैक्टर। cos phi के मैं आपको एक दो फॉर्मूले और बता देता हूँ। ये cos phi को हम क्या लिखते हैं, और cos phi को हम R/Z ये भी लिखते हैं, R/Z मतलब रेजिस्टेंस में जो हमारे वैल्यू है और हमारे टोटल इम्पीडेंस की वैल्यू, इसको हम बोलते हैं पावर फैक्टर। और यहाँ पर हम cos phi को हम एक्टिव पावर अपॉन एपरेंट पावर, मतलब एपरेंट पावर का कौन सा हिस्सा हमारा यूज़ हुआ उसको हम बोलते हैं पावर फैक्टर। मतलब टोटल पावर जो हमने दी उसका कितना हिस्सा हमारा एक्चुअली यूज़ हुआ उसको हम बोलते हैं पावर फैक्टर। तो ये इसकी डेफिनेशन भी है। तो आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए उसका आंसर सी था 0.8। और ये अगला क्वेश्चन ये रहा, अ पावर फैक्टर ऑफ 1 मतलब यूनिटी इंडिकेट्स दैट द सर्किट इज़ प्राइमरीली। मतलब अगर पावर फैक्टर 1 है तो उसका मतलब क्या है ये पूछ रहा है। देखिए अगर हमारा पावर फैक्टर 1 है मतलब एग्जैक्ट यूनिटी है तो इसका मतलब होता है यूपीएफ लोड। अगर पावर फैक्टर की वैल्यू 1 है मतलब होता है यूपीएफ यूनिटी पावर फैक्टर लोड। ये कब होता है, जब हमारा ओनली रेजिस्टेंस प्रेजेंट हो सर्किट में, रेजिस्टेंस के केस में होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये रेजिस्टिव एलिमेंट, ओनली रेजिस्टेंस प्रेजेंट होता है। देखिए यहाँ पर जो कैपेसिटेंस लिखा है, कैपेसिटिव सर्किट में हमारा जो है पावर फैक्टर क्या होता है, लीडिंग होता है, लीड करता है यहाँ पर पावर फैक्टर। और इंडक्टिव के केस में पावर फैक्टर हमेशा लैग करता है। ठीक है, तो आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, अ बैलेंस 3 फेज लोड ड्रॉस अ लाइन करंट। IL की वैल्यू दे दी हमारी 25 एम्पियर और लाइन वोल्टेज की वैल्यू दे दी 400 वोल्ट।
तो इसमें लिखा है इफ़ द पावर फैक्टर इज़ 0.9 लैगिंग, पावर फैक्टर की वैल्यू भी दे दी 0.9, तो लिखा है व्हाट इज़ द टोटल रियल पावर कंज्यूम्ड, रियल पावर कंज्यूम बतानी है हमने बाय द लोड, तो हमारा लोड कितनी रियल पावर कंज्यूम करेगा ये हमने यहाँ पर बताना है। तो आइए इसको हम देखते हैं। तो हमें क्या क्या दिया है, आई एल की वैल्यू हमें दी है, आई एल की वैल्यू हमें कितनी दी है 25 एम्पियर, और वी एल लाइन वोल्टेज की वैल्यू दे दी हमें 400 वोल्ट, पावर फैक्टर मतलब cos फाई, इसकी वैल्यू दे दी हमें 0.9 लैगिंग, मतलब इंडक्टिव टाइप लोड है। तो हमें टोटल रियल पावर कंज्यूम, देखिए रियल पावर मतलब एक्टिव पावर, एक्टिव पावर की वैल्यू बतानी है, मतलब पी की वैल्यू बतानी है। देखिए पी के लिए मैंने आपको अभी फॉर्मूला बताया थोड़ी देर पहले, पी इज इक्वल टू √3 वी एल आई एल कॉस फाई, ठीक है। तो हमें सब गिवन ही है, यहाँ पर सिर्फ वैल्यू पुट करनी है। √3 की वैल्यू क्या होती है 1.73 इंटू वी एल की वैल्यू होती है, लाइन वोल्टेज है हमारी यहाँ पर दी है 400, इंटू आई एल की वैल्यू दे रखी है हमारी 25, और cos फाई की वैल्यू दे रखी है 0.9, तो ये आएगा 1.73, √3 की वैल्यू आ गई 25 चक्को 100, और ये 2 जीरो वैसे के वैसे, इंटू 0.9, 0.9 है पॉइंट हटा, ये 1 जीरो कट गया, ये मतलब हो गया 9000, 9000 इंटू 9 के लिखता हूँ यहाँ पर, 9 के 9000 इंटू 1.73, 9000 इंटू 1.73 करेंगे तो ये आ जाएगा अराउंड 15.6 किलोवाट, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। इसमें आपने फॉर्मूला याद करना है, वो ये है एक्टिव पावर का फॉर्मूला, P इज इक्वल टू √3 वी एल आई एल कॉस फाई, या आप लिख सकते हैं P इज इक्वल टू एस कॉस फाई, एस जो हमारा ये होता है, ये टर्म एस होता है, मतलब हमारी एपरेंट पावर जो है, ठीक है, हम इसको एस भी बोलते हैं, एस। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ अ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इज बेस्ड ऑन द इफेक्ट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ऑन अ, मतलब हमारा जो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर है वो जो मैग्नेटिक फील्ड में किस इफेक्ट में काम करता है। पहला है इंसुलेटर, ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा, स्टेशनरी चार्ज नहीं, मूविंग मैग्नेट नहीं, यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ये करंट कैरिंग कंडक्टर। जब हमारे करंट कैरिंग कंडक्टर इसमें हमारा करंट कैरिंग कंडक्टर में जब करंट पास होती है और जब वो आपका यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड से पास होती है तो इसके थ्रू, इसके कारण एक हमारा टॉर्क प्रोड्यूस होता है, जो मैग्नेटिक टॉर्क प्रोड्यूस होता है। तो यहाँ पर जो हम हमारा कंडक्टर का यूज़ करते हैं वो कंडक्टर हमारा एक रेक्टेंगल कंडक्टर होता है ऐसा, ठीक है। यहाँ पर हम इसमें करंट फ्लो कराते हैं ऐसे, और एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर लगती है, तो इसके कारण ये क्या करता है, ये रोटेट करता है ऐसे, ठीक है। ये रोटेशन के कारण जो टॉर्क आता है, टॉर्क की वैल्यू इस केस में होती है बीना, BINA इंटू साइन थीटा। बी क्या है हमारी मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, ये करंट हो गया, ये हमारे नंबर ऑफ टर्न, ये एरिया, और ये हमारा साइन थीटा हो गया। यहाँ पर थीटा जो होता है ये हमारा एंगल होता है किसका, मैग्नेटिक फील्ड और ये नॉर्मल के बीच का एंगल को हम क्या बोलते हैं, थीटा बोलते हैं, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन दिया है अ टाइम पीरियड ऑफ ऑक्सीलेशन ऑफ अ गैल्वेनोमीटर कॉइल इज 2 सेकेंड, ठीक है। तो इसमें टाइम पीरियड दिया है 2 सेकेंड गैल्वेनोमीटर के ऑक्सीलेशन का। इफ़ अ टॉर्सनल कांस्टेंट ऑफ अ सस्पेंशन फाइबर इज इंक्रीज्ड बाय अ फैक्टर 4, ठीक है। अगर हमने इसके 4 फैक्टर से इसकी वैल्यू को बढ़ा दिया, मतलब के की वैल्यू को हमने 4 टाइम बढ़ा दिया, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया मतलब आई की वैल्यू को इसने क्या करा, हाफ कर दिया, ठीक है। के की वैल्यू को 4 टाइम बढ़ा दिया और आई की वैल्यू इसने कम कर दी इनर्शिया की, तो कह रहा है कि नया टाइम कांस्टेंट क्या होगा। तो हमें दिया क्या है, देखिए हमें जो पहले जो टाइम दिया है वो दे रखा है 2 सेकेंड, ठीक है। और हमसे नया टाइम पूछ रहा है कब, जब हमने इसके जो के की वैल्यू है, के की वैल्यू को 4 टाइम ऑफ K1 कर दिया, मतलब पहले की 4 गुना कर दी, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो आई है उसको पहले का आधा कर दिया,
तब पूछ रहा है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए कि इस केस में जो हमारा टाइम पीरियड है उसका फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, तो इसका टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है t इज इक्वल टू 2 अंडर रूट इनर्सिया अपॉन कांस्टेंट। जो इनर्सिया की वैल्यू है i अपॉन k, तो इसकी वैल्यू शुरुआत के टाइम में दी है 2। ठीक है, अब हमने करा गया, देखिए 2 तो कांस्टेंट है, ये ऐसे रहेगा। अभी i की वैल्यू हमने कर दी i/2 कर दी, और k की वैल्यू हमने 4k कर दी। तो ये 2 भी नीचे आ जाएगा, तो ये कितना बन जाएगा, ये हो जाएगा 2 अंडर रूट 1/4/8/k, 4 टू जा 8 हो जाएगा। तो ये पहले के मुकाबले √8 हो गया है। तो आइए इसको नीचे पर सॉल्व करता हूँ मैं अब। तो जो हमारी t की वैल्यू थी पहले वो 2 सेकंड थी, और जो हमारी नई आई है वो आई है 2/√8 हो गया है पहले से। तो हम √8 को क्या लिख सकते हैं, 2/2√2, 2 टू जा 4 और 4 टू जा 8 √8 ऐसे आ गया। तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया 1/√2। 1/√2 की वैल्यू क्या होती है, ये होती है 0.707। ये AC सिग्नल में हमें याद ही रहती है AC को सॉल्व करते टाइम। तो इसका आंसर हो जाएगा A। ठीक है, अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, हाउ इज़ द करंट कॉइल ऑफ एन एनालॉग वाट मीटर कनेक्टेड टू द सर्किट। ठीक है, एनालॉग वाट मीटर में हमारी जो करंट कॉइल है वो कैसे कनेक्ट रहती है। देखिए, जो हमारी करंट कॉइल है वो हमेशा सीरीज में कनेक्ट रहती है। ठीक है, ये हमारी करंट कॉइल सीरीज में कनेक्ट रहती है, और हमारी प्रेशर कॉइल जो है वो हमेशा पैरेलल में कनेक्ट रहती है। ये तो इसका सही आंसर हो जाएगा कनेक्टेड इन सीरीज विथ लोड। अगला क्वेश्चन दिया है, अ लैगिंग पावर फैक्टर लोड इज टिपिकली कॉज्ड बाय विच टाइप ऑफ लोड। मतलब लैगिंग पावर फैक्टर किस लोड के लिए होता है। मैंने अभी बताया आपको, इंडक्टर के कारण हमारा लैगिंग पावर फैक्टर होता है। किसके कारण, इंडक्टर के कारण। क्योंकि ये आपको मैं इंडक्टर के बारे में थोड़ा बता देता हूँ। इंडक्टर में जो है हमारी प्योर इंडक्टर में करंट लैग करती है वोल्टेज से, प्योर इंडक्टर में 90 डिग्री। ठीक है, प्रैक्टिकल मतलब प्योर इंडक्टर मतलब ये जिसमें कोई भी आर की वैल्यू ना हो। लेकिन हमारे जो प्रैक्टिकल इंडक्टर होते हैं जिसको हम कॉइल बोलते हैं, उसमें एल के साथ स्मॉल अमाउंट ऑफ आर होता है। मतलब आर और एल, ये एल और आर का कॉम्बिनेशन होता है हमारा ये। तो इसमें क्या होता है, हमारा 90 डिग्री करंट लैग ना करके 75 टू 80 डिग्री करंट लैग करती है, जिसके कारण हमारा इन दोनों के बीच का एंगल से हमारा ये लैगिंग रिएक्टिव पावर होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, इंडक्टिव लोड। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, व्हाट इज द मोस्ट कॉमन मेथड यूज टू इम्प्रूव द लैगिंग पावर फैक्टर। मतलब लैगिंग पावर फैक्टर को सुधारने के लिए हम क्या चीज़ करते हैं। दिया है इंस्टॉलेशन इंडक्टर इन पैरेलल विथ द लोड। बी दिया है इंस्टॉलिंग कैपेसिटर इन पैरेलल विद द लोड। थर्ड दिया है कि हम सीरीज में लगाएं लोड के आर। फोर्थ दिया है हमें ट्रांसफार्मर का यूज़ करें वोल्टेज बढ़ाने के लिए। तो यहाँ पर क्या होता है, जब हम आपका इंडक्टर का यूज़ करते हैं, तो मैंने अभी बताया आपको, जब इंडक्टर का यूज़ करते हैं तो ये हमारी वोल्टेज है और एक करंट है। तो इंडक्टर का यूज़ करके हमारा पावर फैक्टर पुअर हो जाता है। तो इसको हम सही करने के लिए हम इसके पैरेलल में हम कैपेसिटर लगाते हैं। हम जैसे ये हमारा सी, ये एल है, तो हम इसके पैरेलल में एक कैपेसिटर का यूज़ करते हैं पावर फैक्टर को इम्प्रूव करने के लिए। ठीक है, वो कैसे होता है, जैसे अगर हमने प्योर लगा रखा है, तो जैसे ये तो है प्योर, अगर ये प्रैक्टिकल होता तो इससे हमारी करंट इतनी करती लीड, इतनी लैग करती करंट। ठीक है, और हम यहाँ पर क्या करते हैं, हम कैपेसिटर लगाते हैं। कैपेसिटर में हमारी करंट वोल्टेज से लीड करती है। प्योर में तो 90 डिग्री करती है। ठीक है, और अगर प्रैक्टिकल है तो करीबन 80 के आसपास हमारी ये लीड करेगी, मतलब ये। तो हम इन दोनों का वो बनाते हैं फेजर सम। देखिए यहाँ फेजर सम कैसे होगा, ये ऐसे आएगा और ये यहाँ से ऊपर को चले जाएगा। तो ये जो हमारी वैल्यू आई, ये आई वी आर की, रिजल्टेंट वैल्यू आएगी करंट की आई आर। तो मतलब पहले करंट इतना लैग कर रहा था, अब करंट सिर्फ इतना ही लैग करने लग गया। तो मतलब हमारा पावर फैक्टर इम्प्रूव हो गया। तो हमारे वोल्टेज और करंट के बीच के एंगल को ही हम पावर फैक्टर बोलते हैं। हमने यहाँ पर पावर फैक्टर हमारा लैग हो रहा था, हमने पावर फैक्टर को इम्प्रूव करने के लिए एक कैपेसिटर का यूज़ करा जो हमने इंडक्टर के पैरेलल में लगाया, ताकि
जो हमारे आई आर की वैल्यू आ गई टोटल, ये हमारे इन दोनों का वेक्टर सम आ गई, आई एल और आई सी का। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये जो क्वेश्चन है ये है आपका, ये मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ और ये आज का लास्ट क्वेश्चन भी है, मैं आपको इसके बारे में थोड़ा बता देता हूँ और ये आपको होमवर्क है। देखिए इसमें है क्या, अ लोड विथ एन एपरेंट पावर, एस की वैल्यू दी है इसमें 25 kVA और पावर फैक्टर दिया हमें 0.8 लैगिंग। ठीक है, जो हमें इम्प्रूव करना है 0.95 लैगिंग तक का, मतलब हमारे पावर फैक्टर पहले 0.8 है, हमने इम्प्रूव करना है 0.95 तक का। तो हमें पता है कि पावर फैक्टर को इम्प्रूव कौन करता है, कैपेसिटर। तो इसमें क्या है, व्हाट इज़ द न्यू एपरेंट पावर इन KVA आफ्टर करेक्शन। तो हमारे करेक्शन के बाद जो हमारी KVA पावर आएगी वो कितनी आएगी।